एपिसोड 31। विश्व की आत्मा को पकड़ो। पेंग। उदासीन युवक की जोरदार लैंडिंग से मैदान हिल गया और फर्श टूट गया। बड़े भाई माधव मेघना ने उनकी ओर देखा। क्या कर रहे हो? जूनियर सिस्टर माधव ने मेघना ग्रेट मास्टर पर एक नज़र डाली। और मैं आज यहाँ स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर के अभियान के लिए आपकी उत्कृष्ट प्रस्तुति देखने के लिए आया हूँ। इसके बजाय आपको मंच पर अपमानित किया जा रहा है। एक ग्रेट मास्टर के रूप में वह अपनी स्थिति के संबंध में आपकी मदद नहीं कर सकती हैं। आपके वरिष्ठ भाई के रूप में मैं सिर्फ खड़ा होकर नहीं देख सकता। उसके बाद माधव ने फिर से बिपिन की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, बिपिन, एक पुरुष के रूप में क्या आपको एक महिला को धमकाने से उपलब्धि का एहसास होता है? एक महिला। बिपिन अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मैं नहीं बता सका कि वह एक महिला थी जब उसने मुझे 2 महीने पहले एक अविस्मरणीय सबक सिखाया कि ताकत दुनिया में सबसे ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। माधव ने ठंडे स्वर में सिर हिलाया। जैसा कि आपने कहा था कि इस दुनिया में केवल ताकत ही मायने रखती है। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ बताऊंगा कि मेरी जूनियर बहन के साथ साथ महान गुरु के शिष्यों को भी धमकाना आसान नहीं है। मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम एक संकीर्ण सोच वाले व्यक्ति और घृणित बदमाश हो। जैसे ही आवाज गिरी, माधव से एक मजबूत आध्यात्मिक शक्ति उत्सर्जित हुई। आध्यात्मिक शक्ति मेघना द्वारा उत्सर्जित चरम गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र से कहीं अधिक मजबूत थी। असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र। माधव पहले से ही असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र का विशेषज्ञ कैसे हो सकता है? वह कितने साल का है? वह हमारी उम्र का दिखता है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति का विकास इतना ऊंचा कैसे हो सकता है? ये पहले से ही आश्चर्य की बात थी कि मेघना ने 16 साल की उम्र में गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र हासिल कर लिया। अपने वरिष्ठ भाई का तो जिक्र ही नहीं किया। ड्रिल ग्राउंड तुरंत विस्मयादिबोधक से भर गया। हंसराज, वास्तव में लीजेंड स्वॉर्ड संप्रदाय में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। चंदन ने हंसराज को अर्थपूर्ण ढंग से देखा। मेरे लीजेंड स्वॉर्ड सेक्ट के मजबूत होने का कारण ये है कि हमारे समृद्ध संसाधनों से आकर्षित प्रतिभाशाली शिष्यों की कई पीढ़ियां वहां एकत्रित होती रहती हैं। मेघना प्रतिभा के मामले में केवल शीर्ष पर है, लेकिन वह सबसे मजबूत नहीं है। हंसराज ने कहा, लेकिन आपके शिष्यों का व्यवहार कुछ ज्यादा ही सही है। जिस क्षण मेघना हार गई, वह बाहर कूद गया। यदि बिपिन हार गया, तो क्या लीजेंड स्वॉर्ड संप्रदाय के आपके सभी शीर्ष शिष्य उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाएंगे? चंदन ने ठंडे स्वर में कहा, तो क्या वास्तव में मेरे लीजेंड स्वॉर्ड संप्रदाय में कई प्रशिक्षु हैं? और वह भी बिपिन के समान उम्र का 16 वर्ष का है। उन दोनों के लिए लड़ना उचित है, हंसराज ने कहा और हंसे। यह अलग बात है। चंदन ने अपना सिर हिलाया और कहा कि यद्यपि वे एक ही उम्र के हैं, लेकिन उनके पास जो साधना है वह भिन्न है। जबकि आपके शिष्य को गोल्ड कोर क्षेत्र के शिखर पर विशेषज्ञों से तलवारबाजी में खेती के तरीकों सहित पौराणिक तलवार संप्रदाय से शीर्ष संसाधन मिलते हैं। साथ ही लेजेंड स्वॉर्ड संप्रदाय के कुछ मजबूत शिष्यों से बिपिन ने ये सब स्वयं सीखा कि वे एक जैसे कैसे हो सकते हैं। फिर दोषी कौन है? यह वह खुद है जो पीला दिख रहा था। हंसराज ने चंदन पर एक नज़र डाली और धीमी आवाज में बोला, चंदन, बिपिन का आपसे कोई लेना देना नहीं है। वह स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन से है और आप ग्लेडिएटर एरेना के पर्यवेक्षक हैं। यहाँ तक कि स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली मास्टर ने भी इस शिष्य को बाहर कूदने की इजाजत दे दी। आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? चंदन आश्चर्यचकित होकर स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के विशेषज्ञों को देखने से खुद को रोक नहीं सका। वे या तो रेड मार्शल हॉल के बुजुर्ग थे या शिबम को छोड़कर पिल रिफाइनिंग रूम के कीमियागर थे। लेकिन स्वॉर्ड पवेलियन के लोग यहाँ नहीं थे। रेड मार्शल हॉल और पिल रिफाइनिंग रूम के लोगों ने बिपिन का समर्थन नहीं किया।
जहां तक शिवम की बात है तो वह कुछ देर के लिए झिझक गए। हालांकि जब उन्होंने देखा हंसराज के चेहरे पर ठंडक थी और उन्होंने उनके शब्दों को निगल लिया, क्योंकि वह बता सकता था कि हंसराज क्रोधित था। यदि उसने इस समय बिपिन का समर्थन किया तो वह एक ऐसे बुजुर्ग को अपमानित करेगा जिसके पास स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन के नाम पर लीजेंड स्वॉर्ड संप्रदाय में महान शक्ति थी। इसलिए उन्होंने अपने शब्दों को निगलने का फैसला किया। चंदन कुछ नहीं कह सका क्योंकि स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन के लोगों ने भी उसका समर्थन नहीं किया। वह किसी बाहरी व्यक्ति को कैसे दोषी ठहरा सकता है। असाधारण आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में आध्यात्मिक शक्ति मैदान में माधव से आई। इसने मार्क्विस हवेली के शिष्यों को तनावग्रस्त महसूस कराया। असाधारण आध्यात्मिक सागर क्षेत्र बिपिन को आश्चर्य हुआ। असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र मेघना की तुलना में उच्च स्तर का है। माधव बहुत समय पहले हंसराज का प्रशिक्षु बन गया था और वह साधना विधियों और गुप्त तलवार कला के साथ पौराणिक तलवार संप्रदाय में प्रशिक्षण ले रहा है। उसकी तलवार कौशल मेघना की तुलना में अधिक उत्कृष्ट होनी चाहिए। उसकी खेती बहुत मजबूत है। बिपिन ने पहले ही मेघना को हराने की पूरी कोशिश की थी। जहां तक माधव की बात है तो वह बहुत अनिश्चित महसूस कर रहे थे। हालांकि जब उन्होंने हंसराज की बर्फीली निगाहें और अपने आसपास के सभी लोगों के जटिल भावों को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें माधव के साथ लड़ना होगा। मुझे लड़ाई से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी मैं कभी मना नहीं करना चाहता था। तो चलिए शुरू करते हैं। बिपिन ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसकी थोड़ी सिकुड़ी हुई आंखों में थोड़ा पागलपन दिख रहा था। आत्मा भक्षी, गुप्त कौशल, गुनगुनाहट, शून्यता पागलपन से कांप उठी। ऐसा लग रहा था कि बिपिन का शरीर एक अंधेरा छेद बन गया है जो किसी भी चीज को पकड़ने में सक्षम है। ब्रह्मांड की सभी चीजों से प्राकृतिक शक्ति आश्चर्यजनक गति से उसके पास आई। जैसे ही प्राकृतिक शक्ति उसके शरीर में आई, बिपिन की आत्मा क्रोधित हो गई। उनकी आध्यात्मिक शक्ति की खेती दिव्य पथ के 8वें स्वर्ग के शिखर पर थी, लगभग गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में। हालांकि अब उनकी आध्यात्मिक शक्ति की खेती दिव्य पथ के 8वें स्वर्ग से बढ़कर दिव्य पथ के 9वें स्वर्ग में पहुंच गई है। उसी समय एक चुभने वाले दर्द से बिपिन का चेहरा विकृत हो गया। अंततः जब यह आत्मा भक्षी गुप्त कौशल चरम पर पहुंच गया तो उसके शरीर में दर्द भी अपने चरम पर पहुंच गया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति की खेती उस क्षण दिव्य पथ के 9वें स्वर्ग में पहुंच गई। दांत पीसते हुए बिपिन का चेहरा विकृत हो गया। जैसे ही उन्होंने अपना सिर उठाया, शून्य में एक रोशनी भर गई। बिपिन ने बड़े अहंकार और हठ के साथ कहा, जो लोगों के दिलों में गूंज गया, आप लेजेंड स्वॉर्ड संप्रदाय से माधव हैं। ठीक है, यदि आपको आश्वस्त करने की आवश्यकता है तो मैं आपको अपनी मुट्ठियों से मनाऊंगा। एपिसोड 32, तलवार मार आंदोलन, टकराना। बिपिन ने आध्यात्मिक शक्ति जगाई जो असाधारण आध्यात्मिक सागर क्षेत्र से मेल खा सकती है। आत्मा भक्षी गुप्त कौशल को लागू करने से उनकी साधना तुरंत दिव्य पथ के 9वें स्वर्ग के शिखर पर पहुंच गई। उनकी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति लगभग गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र से मेल खा सकती है क्योंकि स्वर्गीय निर्माण कौशल के फायदों के कारण दिव्य पथ के 9वें स्वर्ग के शिखर में सामान्य योद्धाओं के लिए असाधारण आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के शिखर के समान ही शक्ति थी। यहाँ का क्या हुआ? उनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल कैसे हो गई? उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित थे। वे आश्चर्यचकित थे कि बिपिन अचानक इतना मजबूत कैसे हो गया। हालांकि अगर उन्होंने फर्श के नीचे देखा तो उन्हें पता चला कि बिपिन के 100 मीटर के भीतर के सभी जीव मर गए थे। वह वास्तव में अपनी ताकत बरकरार रख रहा है। मेघना जो ड्रिल ग्राउंड में पीछे हट गई थी, जब उसने पीछे से आक्रामक आकृति देखी तो वह डर से कांप उठी। बिपिन की शक्ल पूरी तरह से बदल गई।
उसकी निर्दयी नजरें माधव पर टिकी थीं। वह जानता था कि आत्माभक्षी गुप्त कौशल का उपयोग करने से उसके शरीर को बहुत नुकसान होगा और उसके शरीर में दर्द हर गुजरते मिनट के साथ बढ़ता जाएगा। उसे इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, यथासंभव मारना। बिपिन ने उड़ान भरी और लंबी तलवार एक भयानक ताकत में बदल गई। गुनगुनाहट। तलवार की रोशनी ठंडी और चमकदार चमक रही थी। यह अभी भी अनाम तलवार कला रक्त छाया का पहला कदम था। बिपिन ने मेघना को एक ही चाल में हरा दिया। तलवार कला की असाधारण गति ने सभी को चकित कर दिया और बिपिन की बढ़ती खेती के कारण वर्तमान गति स्पष्ट रूप से तेज थी। इसके बारे में सोचना बहुत तेज है। माधव ने अद्भुत उत्कृष्ट भावना के साथ हुंकार भरी और एक शानदार तलवार की रोशनी प्रकट हुई। माधव ने जो प्रयोग किया वह असीम स्वर्ग तलवार कला थी, लेकिन माधव ने मेघना की तुलना में असीम स्वर्ग तलवार कला का अधिक लचीले तरीके से उपयोग किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेघना ने असीम स्वर्ग तलवार कला में प्रशिक्षण लेना शुरू ही किया था। माधव पौराणिक तलवार संप्रदाय में तलवार कला का अध्ययन करते हुए बड़े हुए थे। जाहिर तौर पर तलवार कला के प्रति उनकी समझ का एक अलग स्तर था। यह अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी के दानव और हत्या के राजा के बीच की लड़ाई थी। हालांकि बिपिन की पहली चाल ब्लड शैडो उसके चारों ओर जाने के बजाय शानदार तलवार की रोशनी से टकरा गई, जिससे ये दो मजबूत ताकतें भड़क उठीं। ये स्पष्ट था कि बिपिन की पहली चाल ब्लड शैडो का लाभ इसकी अद्भुत गति थी, लेकिन ताकत और शक्ति के मामले में यह अभी भी असीम स्वर्ग तलवार कला से पीछे था। इन दो तलवारों की टक्कर के बाद ठंडी और चमकती तलवार की रोशनी तीव्र क्रश के साथ तेजी से काली पड़ गई। ये काम नहीं किया। बिपिन निराश था। आपकी तलवार कला का लाभ गति में निहित है, लेकिन इसमें ताकत की कमी है। मेरी कनिष्ठ बहन केवल थोड़े समय के लिए असीम स्वर्ग तलवार कला का अभ्यास कर रही है, इसलिए उसे इसकी गहरी समझ नहीं है, जिससे उसकी हार हुई। मैं बहुत बेहतर हूँ। माधव की नज़र क्रूर थी और उसने धीमी आवाज में कहा, बिपिन, तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी तलवार कला बहुत तेज है। हाँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तविक गति क्या है। अपनी बात खत्म करते ही माधव एक बहती हुई रोशनी में बदल गया। वाह! माधव अपनी तलवार की रोशनी लिए तेजी से बिपिन के सामने आ गया। शरीर और तलवार दोनों बहती हुई रोशनी की तरह थे। कितना तेज! ये बहुत तेज है। मार्क्वेस की हवेली में शिष्यों का एक बड़ा समूह आश्चर्यचकित था। ये पौराणिक तलवार संप्रदाय की 4 अंतिम तलवार कलाओं में से एक है। बहने वाली प्रकाश तलवार कला यह अपनी गति के लिए प्रसिद्ध है। चंदन को स्टैंड में आश्चर्यचकित किया गया था। लीजेन स्वॉर्ड संप्रदाय की 4 अंतिम तलवार कलाएं प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं थीं। इसलिए एक बार जब उनमें से प्रत्येक का एक निश्चित डिग्री तक अभ्यास किया गया तो वे बेहद भयानक होंगी। जहां तक फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड आर्ट का सवाल है, इसका लाभ गति था। यह इतना तेज था कि तलवार की रोशनी कई छायाएं बन गई और हवा में घूम गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये तलवार की रोशनी से बह रही हो। बिपिन की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। जब माधव की तलवार कला उनके पास आई तो उन्होंने सबसे पहले अरोरा तलवार कला का इस्तेमाल किया। अरोरा तलवार कला में गति बेहद महत्वपूर्ण थी और बिपिन को इसमें महारत हासिल थी। जब तलवार कला का प्रयोग किया गया तो वह अत्यंत तीव्र थी। क्लैम 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 लगातार कई झड़पें सुनी जा सकती थीं, लेकिन ये स्पष्ट था कि माधव की फ्लोइंग लाइट तलवार कला तेज थी। हालांकि बिपिन ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। अरोरा तलवार कला केवल प्रथम श्रेणी की तलवार कला थी, जबकि बहती हुई प्रकाश तलवार कला एक सर्वोच्च तलवार कला थी। लेकिन ये सम थी। पौराणिक तलवार संप्रदाय में इसे एक अंतिम तलवार कला के रूप में जाना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से तलवार सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है।
इन दोनों तलवार कलाओं के स्तर के बीच एक बड़ा अंतर था। इसलिए भले ही बिपिन ने अरोरा तलवार कला में महारत हासिल कर ली थी, फिर भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिल सका। अखाड़े में बिपिन को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। तभी अचानक सामान्य तलवार की जगह बिपिन की ओर एक भयंकर वार आया। बिपिन ने तुरंत ध्यान दिया कि उसने अपनी लंबी तलवार स्वाभाविक रूप से उठाई और भयंकर तलवार की छाया का सामना किया, जबकि उसका शरीर थोड़ा नीचे जा रहा था और फिर वह बहुत तेजी से पीछे हट गया। बिपिन, तुम्हारी तलवारबाजी इतनी अच्छी नहीं है। माधव ने बिपिन को बेरहमी से देखा। अगर तुम्हारी ताकत ऐसी है तो लड़ाई खत्म हो गई है। जैसे ही माधव ने बोलना समाप्त किया, एक मजबूत तलवार सार अचानक उसके पास से फूट पड़ी। उसने अपने हाथ में लंबी तलवार को धीरे धीरे घुमाया। इस चाल के साथ 10 मीटर से अधिक ऊंची एक विशाल धुंधली छाया पीछे से दिखाई दी। लंबी तलवार माधव के साथ चल रही थी। आखिरकार तलवार कला परिपक्व हो गई। असीम स्वर्ग तलवार कला पौराणिक युद्धाभ्यास। माधव ने हाथ में लंबी तलवार लेकर अचानक वार किया। विशाल तलवार की छाया भी लहरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह तलवार दुनिया को आधे में विभाजित करने में सक्षम है। मजबूत शक्ति ने भीड़ को बेदम कर दिया। भयानक तलवार का सार लगभग हर चीज को नष्ट कर सकता था। ड्रिल ग्राउंड पर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। अच्छा नहीं है। चंदन मैदान में थे। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और आध्यात्मिक शक्ति उनके हाथों में दिखाई दी। वह बिपिन को बचाने के लिए तैयार थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने बिपिन की अभिव्यक्ति देखी, वह झिझक गए। बिपिन की अभिव्यक्ति बहुत सूक्ष्म थी, जिसमें गंभीरता और आश्चर्य के संकेत थे, लेकिन अधिकतर उत्साह था। क्या वह 11वीं चाल का उपयोग करने जा रहा है? बिपिन ने तेज तलवार की रोशनी को अपनी ओर आते देखा। इस क्षण उसके दिल की गहराइयों से संकट की गहरी अनुभूति उभरी। उसने सोचा कि यह तलवार उसे कैसे 2 टुकड़ों में काट सकती है। लेकिन इस अभूतपूर्व जीवन मृत्यु संकट ने उसे कुछ महसूस कराया। जीवन या मृत्यु के इस क्षण में वह शांत हो गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या ये ऐसा है? क्या ये ऐसा है? मैं अंततः समझ गया कि वह क्या चीज थी जिसने मुझे इस शैली का उपयोग करने से रोका। ये हत्या के प्रति निर्ममता है। यदि तलवार हत्या के लिए है तो मुझमें हत्या के लिए निर्ममता की कमी कैसे हो सकती है? बिपिन ने अपनी आंखें खोलीं तो उसकी आंखों के सामने उत्तेजना का सैलाब चमक उठा और उसने ट्रिपल किल तलवार लहरा दी। यह अज्ञात तलवार कला तलवार हत्या आंदोलन का दूसरा कदम था। एपिसोड 33 भ्रम हुआ। एक चमकदार खूनी तलवार की रोशनी सीधे बाहर आ गई। हत्या का इरादा उभरने और बढ़ने लगा। तलवार हत्या आंदोलन। चंदन इस चमकदार खूनी तलवार की रोशनी से तुरंत स्तब्ध होकर खड़ा हो गया और बोला, निराकार तलवार कला तलवार हत्या आंदोलन की दूसरी चाल। वह इसका सदुपयोग करने में कामयाब रहा। तलवार हत्या आंदोलन। हंसराज को भी द्वितीय निराकार तलवार कला तलवार हत्या आंदोलन की प्रतिष्ठा जानकर इस बात से आश्चर्य हुआ। हंसराज, जल्दी करो, अपने शिष्य की मदद करो, चंदन ने कहा। हंसराज ने अपनी दृष्टि थोड़ी कम करते हुए मैदान में लगभग टकराती हुई 2 तलवारों की रोशनी को देखा और हताशा में आह भरी। वह तेजी से आगे बढ़ी। बजना। अखाड़े में एक दूसरे से टकराने के बाद 2 भयानक तलवारों की रोशनी ने तुरंत जीत और हार देखी। क्या? माधव को अपनी खुली आंखों से यह विश्वास करना कठिन लग रहा था कि उसकी सारी ताकत के साथ सबसे शक्तिशाली हमला बिना किसी संघर्ष के पूरी तरह से हार गया था। फिर चमकदार खूनी तलवार की रोशनी अभी भी अपनी सारी शक्ति को केंद्रित करते हुए सीधे उसकी ओर बढ़ी। तुरंत उस पर मौत का अभूतपूर्व संकट छा गया। अंतिम क्षण में अचानक हंसराज की आकृति उसके सामने चमक उठी और हाथ के एक झटके से खूनी तलवार की रोशनी गायब हो गई। केवल मैदान में सन्नाटा छा गया।
माधव ने अपने दांत भींच लिए और अनिच्छा से भरे अपने हृदय बिपिन की ओर दृढ़ता से देखा। उसने इस हार को अनिच्छा और असहायता से स्वीकार कर लिया। आखिरकार वह स्पष्ट रूप से जानता था कि अगर उसके महान गुरु ने उसे हाथ नहीं दिया होता तो वह मर गया होता। तलवार का ऐसा भयानक वार आसानी से उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर सकता था। इस समय बिपिन ने माधव के पास से गुजरते हुए देखा। वह आत्माभक्षी गुप्त कौशल का उपयोग करने से बहुत पीड़ा झेल रहा था। यहाँ तक कि उसका चेहरा बेहद क्रूर लग रहा था। ये कौशल उससे कहीं अधिक डरावना था जितना उसने कभी सोचा था। ये केवल कुछ ही समय में चरम सीमा तक पहुंच गया था। BZZZZ आत्माभक्षी गुप्त कौशल अनायास बंद हो गया और बिपिन के चारों ओर बढ़ती आभा तेजी से गायब हो गई। यहाँ तक कि एक उपेक्षात्मक हद तक बिपिन अधिक कमजोर नहीं हो सका और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इसके विपरीत उनकी आंतरिक अदम्य इच्छा शक्ति स्थिर खड़े रहने का स्रोत थी। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाईं तो उनके हाथ में ट्रिपल किल तलवार सीधे हंसराज की ओर बढ़ रही थी। असंबद्ध फिर लड़ो। उठती हुई तलवार का सार अचानक फूट पड़ा। यह वह क्षण था जिसने ड्रिल ग्राउंड पर मौजूद सभी दर्शकों को प्रभावित किया। उन्होंने देखा कि कैसे बिपिन इतना कमजोर हो गया था, फिर भी उसके चारों ओर युद्ध का इरादा और तलवार का सार कभी फीका नहीं पड़ा। हंसराज का रंग पीला पड़ गया था और वह पहले से ही बेबसी से व्याकुल थी। जवाबी हमला, ये कैसे संभव है? चूंकि यह बिपिन और मेघना के बीच संघर्ष से उपजा था, इसलिए माधव ने पराजित मेघना की मदद की थी, जो कि बहुत अधिक थी। एक कथित दूसरी लड़ाई न केवल अत्यधिक थी, बल्कि बेहद बेशर्म भी थी। पौराणिक तलवार संप्रदाय के बुजुर्गों में से एक और गोल्ड कोर क्षेत्र के शिखर पर एक विशेषज्ञ के रूप में हंसराज ने कुछ हद तक अपनी सज्जनता और आत्मसम्मान को बरकरार रखा था। मेघना हंसराज ने पीले चेहरे और स्तब्ध अभिव्यक्ति के साथ मेघना की ओर देखा। उसने कहा कि अब आपके पास मेरे साथ लीजेंड स्वॉर्ड संप्रदाय में खेती करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और 3 साल तक बाहर जाने की मनाही है। इस दौरान मैं तुरंत आपको अपने सभी कौशल सिखा दूंगी। अचानक मेघना बहुत जटिल रूप दिखाते हुए आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए आदरपूर्वक हाँ कहा। बिपिन हंसराज ने ठंडी नजरों से बिपिन की ओर देखा। आप आज जीत गए। ये केवल ये दर्शाता है कि मेरे शिष्यों को पढ़ाने में कुछ सीमाएं हैं, न कि मेरे पौराणिक तलवार संप्रदाय में कुछ और असाधारण शिष्यों की कमी के कारण। 3 वर्षों में हम आपके और मेघना के बीच एक और प्रतिस्पर्धा देखेंगे। 3 साल में एक और प्रतियोगिता। बिपिन के मुंह के कोने पर एक धीमी धूर्त मुस्कान तैर गई। उसने मेघना को ऊपर से नीचे देखा और फिर चुपचाप हंस दिया। बिपिन को खुद इस बात का गहरा एहसास था कि मेघना को ऐसे व्यक्ति ने हराया था जो प्रतिस्पर्धा करने के योग्य भी नहीं था। आखिरकार उनके बीच का अंतर बढ़ना तय था, क्योंकि वह जो विकसित कर रहा था वह स्वर्गीय निर्माण कौशल था। वह चुपचाप ऐसे मुड़ा जैसे मेघना की कोई उपस्थिति न हो। वह धीरे धीरे नीचे की ओर चला गया। किसी भी समय बिपिन का एक बर्फीला उच्चारण पूरे ड्रिल ग्राउंड में गूंज रहा था। हर किसी ने नीचे भारी कदमों पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि प्रत्येक व्यक्तिगत कदम बहुत कठिन था। हर कोई महसूस कर सकता था कि कैसे मौजूदा तलवार का सार प्रत्येक कदम के साथ और अधिक शक्तिशाली हो रहा था। आजकल दर्शकों की दृष्टि से बिपिन अनायास ही कुछ विलक्षणता से संपन्न हो गए थे। कोई भी यह नहीं समझ सका कि वास्तव में ये क्या था। जैसे ही बिपिन की आकृति धीरे धीरे उनकी आंखों से ओझल हो गई, वे सभी तलवार की तेज उड़ती प्रकृति को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वहां कोई शब्द नहीं थे, केवल मौन था। एरिना टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर 4 आकृतियां स्थिर खड़ी थीं। चारों वरिष्ठ बहुत प्राचीन लग रहे थे। भूरे बालों वाले नेता ने एक लंबा लबादा पहना था।
तलवार मंडप के 4 महान बुजुर्ग। लंबे लबादे वाला वरिष्ठ नेता प्रभावशाली एल्डर हरीश था। ऐसे महत्वपूर्ण दिन पर, जो तलवार मंडप के लिए एक निर्णायक समय था, बिपिन ने 4 बुजुर्गों को निराश नहीं होने दिया। यहाँ तक कि एक चमत्कार बनाने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित होने के बावजूद उन्होंने केवल 2 महीने की साधना के साथ मेघना को हरा दिया था। ऐसी अभूतपूर्व उपलब्धि निश्चित रूप से तलवार के भीतर एक बड़ा झटका थी। इन चारों को भी मंडप, हालांकि चारों बुजुर्ग अब भी पहले से कहीं अधिक उदास खड़े थे। उनके मुरझाए चेहरों पर खुशी की बजाय गहरी आशंकाएं उभर आईं। बुजुर्गों में से एक ने धीमी आवाज में कहा, भाई, मुझे लगता है कि आप इसे देख रहे हैं। हम सिर हिलाते हुए बड़े हरीश ने बिपिन की पीठ पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी आंखें उससे कभी नहीं हट रही थीं। शारीरिक और मानसिक रूप से थके होने के बावजूद वह अभी भी दृढ़ और तनावग्रस्त खड़ा है। तलवार का सार ऊपर की ओर बढ़ता है लेकिन कभी बिखरता नहीं है। तलवार आत्मा का जागरण बिल्कुल हमारे मंडप मास्टर के समान है। एक बार जब उन्होंने तलवार आत्मा के जागरण को सुना तो उनकी दृष्टि अचानक सम्मानजनक और गंभीर हो गई। इस बीच बुजुर्ग हरीश ने विशाल आकाश की ओर देखा और आश्चर्यचकित हुए कि पहले धूप वाले दिन में अब कैसे अंधेरे का संकेत दिख रहा है। बुजुर्ग हरीश ने अपना हाथ ऊपर उठाया और ऊपर की ओर ब्रह्मांड को कवर किया और धीरे से कहा, ओह, ये बदलने वाला है। एपिसोड 34, स्कारलेट किल कमांड। वार्षिक तलवार मार्क्विस टोकन लड़ाई समाप्त हो गई थी। लड़ाई में असाधारण प्रतिभा वाली मेघना, जिसके जीतने की हर कोई उम्मीद कर रहा था, उल्लेखनीय प्रतिभा दिखाई थी। हालांकि सभी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह पूरी तरह से किसी और पर भारी पड़ गई थी। 2 महीने पहले बिपिन एक प्रतिभाहीन सामान्य व्यक्ति था, लेकिन अब केवल 2 महीने बाद वह युद्ध में विजेता बन गया था। न केवल उसने मेघना को हराया, बल्कि उसने मेघना के वरिष्ठ भाई माधव को भी हरा दिया, जिन्होंने असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र हासिल किया था। एक वास्तविक प्रतिभा, एक राक्षस से भी अधिक। पूरा स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन और यहाँ तक कि पूरी बाशुई कमांड्री भी उसके बारे में बड़े मजे से बात कर रही थी। बाशुई कमांड्री काउंटी में एक बूढ़ा आदमी भूरे रंग का लबादा और चांदी जैसे सफेद बालों के साथ सड़कों पर अकेला चल रहा था। वह बुजुर्ग हरीश था। वह एक सुनसान गली में आया। इस गली में एक जर्जर शराब की दुकान थी जो वर्षों से थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। यहाँ शराब खरीदने आया था। पूरी शराब की दुकान का मालिक केवल एक ही व्यक्ति था। बुजुर्ग हरीश शराब की दुकान में चले गए और काउंटर के पीछे खड़ी मालकिन को देखा। बिना कुछ कहे वह इंतजार करने के लिए सीधे आंतरिक हॉल में चले गए। थोड़ी देर बाद शराब की दुकान की मालकिन बुढ़िया शान से अंदर आई। अंधे बूढ़े आदमी, तुम्हें यहाँ आए हुए कितना समय हो गया है? 2 साल, अधेड़ उम्र की महिला मुस्कुराई। मैं आज यहाँ एक महत्वपूर्ण बात के लिए आया हूँ, जिसे बुजुर्ग हरीश ने गरिमा के साथ कहा। जब आप आजाद थे तब क्यों नहीं रुके? तुम थोड़े कृतघ्न हो। महिला ने फीकी मुस्कान के साथ ये कहा और फिर पूछा कि क्या बात है? बुजुर्ग हरीश ने गहरी सांस ली और कहा कि युवा गुरु ने तलवार आत्मा को जगा दिया है। क्या? एक क्षण पहले वह महिला बहुत शांत थी। उसका चेहरा तुरंत अत्यंत गंभीर हो गया। बिपिन को बहुत आश्चर्य होता अगर उसने वह शब्द सुना होता जो एल्डर हरीश ने इस्तेमाल किया था। उन्हें हमेशा यंग पेविलियन मास्टर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब वह युवा मास्टर बन गए हैं। तलवार की आत्मा, तलवार के पूर्वज की आत्मा, महिला ने गंभीरता से कहा। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि गुरु द्वारा तलवार की आत्मा को जगाने के बाद युवा गुरु ने अपनी तलवार की आत्मा को भी जगाया। पिता और पुत्र दोनों ने एक साथ तलवार की आत्मा को जगाया। ये लगभग अकल्पनीय है। यह अविश्वसनीय है, लेकिन ऐसा हुआ है, बुजुर्ग हरीश ने कहा।
हालांकि तलवार की आत्मा को जागृत करने से बहुत लाभ होता है, लेकिन इसमें बुरी संगत भी होती है। युवा मास्टर की तलवार की आत्मा जागृत हो गई है, तो उस स्थान के लोगों को निश्चित रूप से इसके बारे में पता चल जाएगा और वे जल्द ही मारने आएंगे। युवा मास्टर, युवा गुरु को मार डालो, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने उस वर्ष मास्टर के साथ व्यवहार किया था। महिला की आंखों में हत्या के इरादे का निशान था। हाँ, इसलिए हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बुजुर्ग हरीश की आवाज गंभीर थी और उन्होंने तुरंत अपनी बांह से एक पत्र निकाला। तुरंत जाएं और इस पत्र को गोल्डन ड्रैगन पैलेस में भेजें। उन्हें जितनी जल्दी हो सके सूचित किया जाना चाहिए। हाँ, उसने गंभीरता से सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के पत्र ले लिया। इस बीच भारत में किंगडम कमांडरी को एक थोड़े से गुप्त कक्ष में धो दिया गया। मोमबत्ती की रोशनी में बैंगनी रंग का कोट पहने एक आदमी गंभीरता से उसके सामने सीलबंद पत्र पढ़ रहा था। अचानक चैम्बर का दरवाजा खुला और एक काला लबादा पहने आदमी तेजी से अंदर भागा। हॉल मास्टर, एक जरूरी आदेश है। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक उन्हें एक पत्र सौंपा। उसने पत्र खोला। पहली चीज जो उसने देखी वह खून के रंग का एक टोकन था। टोकन पर स्पष्ट लाल रंग में एक शब्द खुदा हुआ था, मार डालो। एक स्कारलेट किल कमांड आदमी आश्चर्यचकित था। वह जिस संगठन से संबंधित था वह बेहद शक्तिशाली था। देवभूति राजवंश में हर जगह संगठन का नाम सुनकर लोग डर जाते थे। शीर्ष स्तर के लोगों को संगठित करने के लिए कई आदेश थे, जैसे कांस्य, रजत और स्वर्ण के लीग कमांड, लेकिन स्कारलेट किल कमांड सर्वोच्च थी। संगठन की कमान केवल उनके संगठन का रहस्यमय नेता ही जारी कर सकता था। स्कारलेट किल का मतलब था कि जब तक वे दुश्मन को मार सकते थे तब तक इसे कीमत की परवाह किए बिना किया जाना था, भले ही लक्ष्य की हत्या करने के लिए भेजे गए सभी विशेषज्ञ मर जाएं। स्कारलेट किल कमांड को संगठन के निर्माण के बाद से केवल कुछ ही बार सौंपा गया था आदेश पारित करें। सिल्वर मास्कड स्तर से ऊपर के सभी हथियारों को तुरंत वापस आएं, चाहे वे अभी कुछ भी कर रहे हों। भले ही उन्होंने कोई कार्य स्वीकार कर लिया हो, उन्हें कार्य छोड़ दें या तुरंत इसमें देरी करें। यदि कोई 3 के भीतर वापस नहीं लौटा है, यह आदेश मिलने के कुछ ही दिन बाद उसे मार दिया जाएगा। उस आदमी ने व्यंग्य किया। हाँ, काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। वह पत्र को देखता रहा। बिशुई कमांडर तलवार मार्क्विस हवेली बिपिन, इस दिन से हम अपने लक्ष्य की हरकतों पर कड़ी नजर रखेंगे। हमें अपनी चाल चलने से पहले उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहिए। तलवार मार्क्विस हवेली युद्ध समाप्त हुए 5 दिन हो गए थे। पिछले 5 दिनों के दौरान स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में 2 बड़ी घटनाएं घटीं। पहला ये कि मैंशन मास्टर शिभम हरीश ने बिपिन को नया स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर नियुक्त किया था। किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार 2 महीने पहले शिभम हरीश ने मेघना को तलवार मंडप मास्टर के रूप में नियुक्त किया था। वह टोकन लड़ाई के बाद आधिकारिक समारोह आयोजित करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस लड़ाई के दौरान मेघना कई लोगों के सामने सीधे बिपिन से हार गई थी। प्लस बिपिन वे स्वयं स्वॉर्ड पवेलियन के सदस्य थे। उनकी तलवारबाजी अद्वितीय थी और उन्होंने मेघना की तुलना में अधिक ठोस तरीके से स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर का पद संभाला था। दूसरी बात ये थी कि रेड मार्शल हॉल के महान बुजुर्ग लखनेश्वर ने लड़ाई के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और दूर दूर की यात्रा करने के लिए स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन छोड़ दिया था। इससे स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में बड़ी हलचल मच गई, लेकिन ये समझ में आने योग्य था। युद्ध के बाद उसकी प्रतिभा के कारण किसी ने भी मेघना को कुछ नहीं कहा था। उसने अपने महान गुरु के पीछे जाकर लीजेंड स्वॉर्ड संप्रदाय में जाकर खेती की थी, लेकिन स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में लखनेश्वर एक मजाक था और बहुत से लोग छुप छुप कर उस पर कटाक्ष कर रहे थे।
लखनेश्वर ने स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन को छोड़कर ग्रेट एल्डर के रूप में अपने पद से दृढ़तापूर्वक इस्तीफा देने के बारे में जागरूक होना एक अच्छा विकल्प था। आंगन में बिपिन अकेले तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। तलवार की रोशनी घूम रही थी और यह भ्रमित करने वाला था। बिपिन बहुत देर तक तलवार लिए खड़ा रहा। 5 दिन हो गए लेकिन मेरा शरीर अभी भी ठीक नहीं हुआ है, बिपिन ने गुप्त रूप से कहा। आत्मा भक्षी गुप्त कौशल ने उसके शरीर को इतना नुकसान पहुंचाया था कि वह तब से अत्यधिक कमजोरी की स्थिति में था। यह अभी तक चरम स्थिति में नहीं लौटा था। खैर, बिपिन ने अचानक अपना सिर उठाया और यार्ड की ओर देखा। एल्डर हरीश की अध्यक्षता में तलवार मंडप के 4 महान बुजुर्गों में 4 पुरानी आकृतियां आईं। बुजुर्ग हरीश सीनियर, यदुवीर सीनियर, यमीर सीनियर, लक्ष्य। बिपिन ने तुरंत बुलाया। एपिसोड 35 युवा मंडप मास्टर। 4 महान बुजुर्ग बिपिन के सामने चले। तब एल्डर हरीश ने कहा, हम आपको धन्यवाद देने के लिए यहाँ आए हैं। यदि आपने मेघना को नहीं हराया होता तो स्वॉर्ड पवेलियन रेड मार्शल हॉल के हाथों में आ गया होता। वरिष्ठ यदुवीर ने कहा, हाँ, आप शानदार थे युवा पवेलियन मास्टर। यह आश्चर्यजनक था कि आपको मेघना से आगे निकलने में केवल 2 महीने लगे। आप निश्चित रूप से पवेलियन मास्टर के बेटे हैं। सीनियर यमीर ने गर्व से कहा, जब मैंने सुना कि यंग पवेलियन मास्टर की मेघना के साथ लड़ाई होगी तो मुझे यकीन हो गया कि आप उसे हरा सकते हैं। सीनियर लक्ष्य ने तुरंत उसका खंडन किया। आपने ये कहने का साहस किया कि आप ये कहने वाले पहले व्यक्ति थे कि यह असंभव था। 4 महान बुजुर्गों की बातें सुनकर और उन्हें एक दूसरे के साथ खेलते हुए देखकर भी बिपिन मुस्कुराए। उनका दिल संतुष्टि से भरा था। लेकिन तभी बुजुर्ग हरीश ने उनकी ओर देखा और कहा, यंग पवेलियन मास्टर, आपने कठिन समय में अच्छा काम किया। आपने हमारे लिए स्वॉर्ड पवेलियन को एकजुट रखा, लेकिन अब आप जा रहे हैं। छोड़कर मैं कहाँ जा रहा हूँ? बिपिन आश्चर्यचकित था। गंभीर मुख के साथ बुजुर्ग हरीश ने कहा कि आप स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। बिपिन को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन क्यों? क्योंकि बड़े हरीश चुप थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी, अपनी बकवास बंद करो। जैसे ही बिपिन ने मुड़कर इधर-उधर देखा, हरे कपड़े पहने एक महिला उसके पीछे दिखाई दी। हरे कपड़े पहने वह महिला सुंदर थी। उसके काले बाल थे और उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। हालांकि लोग उसकी वास्तविक शक्ल नहीं देख सके, लेकिन उसकी आंखों को देखकर ही पता चल सकता था कि वह महिला बहुत सुंदर थी। हरे कपड़े पहने वह महिला आकर्षक लग रही थी। हालांकि उसके शरीर पर हल्की सी गंध थी। सारी अच्छाई खत्म हो गई थी। बिपिन ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुम कौन हो? उसे यकीन था कि उसने इस औरत को कभी नहीं देखा। बुजुर्ग हरीश ने हरे कपड़े पहने महिला को देखा और उन्हें आश्चर्य का कोई एहसास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यदि आप यहाँ हैं तो इसका मतलब है कि बाकी लोगों को तैयार रहना चाहिए। उसने बिपिन की ओर बढ़ते हुए हाँ में सिर हिलाया। इतना कहने के लिए बहुत कम समय है, तुम तुरंत मेरे साथ आओ। आपके पीछे चलकर बिपिन ने सतर्कता दिखाई और उसके शरीर में तलवार का सार इकट्ठा होने लगा। हास्यास्पद महिला हंसी और इधर-उधर चली गई। बिपिन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। महिला ने उसके माथे को अपनी हथेली से थपथपाया। उसी क्षण एक राजसी आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई। उसने उसके 8 अतिरिक्त चैनलों को अवरुद्ध कर दिया और फिर उसके हाथों को पकड़ लिया। बिपिन विद्रोह करना चाहता था, लेकिन उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता। बिपिन गोल्ड कोर से भयभीत था। उसने कम से कम गोल्ड कोर की खेती की है। वह गोल्ड कोर क्षेत्र की विशेषज्ञ भी हो सकती है। बुजुर्ग हरीश ने जोर से कहा, यंग पेविलियन मास्टर, आप उसके साथ जा सकते हैं। वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बिपिन ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अचानक बूम हो गया।
पीछे से एक भयानक दहाड़ आई जिसके तुरंत बाद बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति आई। तुम कौन हो? मेरी तलवार माक्विस हवेली में अत्याचारपूर्ण व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक आवाज तुरंत आकाश में गूंज उठी। बिपिन ने पहचान लिया कि यह आवाज स्वॉर्ड माक्विस मेंशन मास्टर शिभम की थी। वे आ रहे हैं, हरे कपड़े वाली महिला ने कहा, जिसने पहले से ही बिपिन को अपनी पीठ के पीछे रखा था। मैं उसे ले जाऊंगी और बाकी सब कुछ तुम्हें सौंप दूंगी। हम चारों तैयार हैं। एल्डर हरीश और अन्य 3 महान बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और प्रत्येक ने एक स्कारलेट गोली निकाल ली। उन्होंने स्कारलेट गोली निगलने में कोई संकोच नहीं किया। अंधा बूढ़ा आदमी। एक अन्य व्यक्ति आंगन में आया, एक सुंदर अधेड़ उम्र की महिला। वह शराब की दुकान की मालकिन थी जहां बुजुर्ग हरीश पहले गए थे। जानवी ने देखा कि कोई बड़ा हरीश आया है तो वह घबरा गई। महिला मुस्कुराई, कहने को और कुछ नहीं, मुझे एक स्कारलेट गोली दे दो। बुजुर्ग हरीश ने भौहें सिकोड़ ली। नहीं, क्या आप इच्छुक नहीं हैं या आपके पास कोई नहीं है? महिला जानवी मुस्कुराई और फिर एक स्कारलेट गोली निकाली। सौभाग्य से मैंने अपने लिए एक गोली तैयार कर ली। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने एल्डर हरीश की अभिव्यक्ति पर ध्यान दिए बिना उसे जल्दी से निगल लिया। बड़े हरीश ने आह भरी, जानवी तुम ऐसा क्यों करोगी? अंधा बूढ़ा आदमी, क्या आप जानते हैं कि मैं तुम्हें हमेशा अंधा बूढ़ा आदमी क्यों कहता हूँ? क्योंकि तुम नहीं देख सकते कि मैंने तुम्हारे बारे में इतने सालों तक कैसा महसूस किया है। जानवी मुस्कुराए, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि हम वास्तव में एक साथ नहीं हैं, कम से कम हम एक साथ मर सकते हैं। बड़े हरीश ने जानवी पर गहरी नजर डाली और जोर से सिर हिलाया। तलवार मंडप के 4 महान बुजुर्गों और जानवी ने एक स्कारलेट गोली निगल ली थी। 5 लोगों के आसपास का आभामंडल तुरंत बढ़ गया और सीधे एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया। सोने का कोर। 5 लोग प्राइमोडियल गोल्ड कोर दायरे तक पहुंच गए थे। बुजुर्ग हरीश की आभा गहन गोल्ड कोर दायरे के बिंदु तक पहुंचने में सबसे मजबूत थी। ये बिपिन तो एकदम असमंजस में पड़ गया। क्या हो रहा है? क्या बात? तलवार मार्किस हवेली में किसने सेंध लगाई? घूंघट वाली हरे कपड़े वाली महिला कौन है? 4 बुजुर्गों ने किस तरह की गोली निली? उनकी ताकत में अचानक इतना सुधार क्यों हुआ? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने ये गोली क्यों निली? वे ऐसे क्यों दिखते हैं? मरने वाला है। बिपिन को बहुत संदेह हुआ। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। ये सब इतना अचानक हुआ कि कोई संकेत ही नहीं मिला। वाग्देवी, मैं युवा मास्टर को आपके पास छोड़ दूंगा। बुजुर्ग हरीश लाल हो गए और अपनी आंखों में पागलपन के निशान के साथ गुर्राने लगे। वाग्देवी ने 5 लोगों की ओर देखा। हरे कपड़े वाली महिला के मुंह से 2 शब्द जो बहुत भारी थे धीरे धीरे निकले। अपना ध्यान रखना। अपनी बात खत्म करने के बाद जीवुए ने बिपिन को पूरी गति से दूर ले जाने और स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन से बाहर निकलने में संकोच नहीं किया। जैसे ही वाग्देवी मुड़े और तलवार मार्क्विस हवेली में क्रोध की एक विस्तृत गर्जना गूंज उठी। हाहा, तुम ब्लड फेदर टॉवर कमीने, नरक में जाने की तैयारी करो। खैर, तुम 5 बूढ़े लोगों, तुम्हारी हमें रोकने की हिम्मत कैसे हुई? उन्हें मार डालो। जैसे ही क्रोध की दहाड़ गूंज उठी, पूरा स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली एक भयानक युद्ध में फंस गया। क्षेत्र में घातक मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई। जब ये सब हो रहा था तो बिपिन पूरी तरह से घाटे में था। पृथ्वी पर क्या हो रहा है? एपिसोड 36, रक्त पंख टॉवर। जब स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन उथल पुथल में था तो ग्लेडिएटर एरेना में कुछ हुआ। सर, एक काला वस्त्रधारी नौकर चंदन के पास उत्सुकता से आया और उसे एक नोट दिया। नोट पर नजर डालने के बाद चंदन का चेहरा उदास हो गया। नोट पर कुछ प्रभावशाली शब्द लिखे थे। बिपिन खतरे में है, कृपया उसे बचाने के लिए जल्दी से सीमा से 10 मील दूर ट्रैंक्विलिटी फॉरेस्ट में आएं। फिर चंदन ने हस्ताक्षर की ओर देखा।
मुस्कुराओ आकर्षण गीता। गीता चंदन की आंखों में डर की झलक दिखी और फिर उसने तुरंत आदेश दिया कि सभी सुनहरे वस्त्रधारी नौकर अभी मेरे पीछे आएं। एक क्षण बाद ऊर्जा से भरी 7 आकृतियां ग्लेडिएटर एरेना से बाहर निकलीं। इन 7 आंकड़ों में से प्रत्येक गोल्ड कोर दायरे तक पहुंच गया था, जिसके बीच नेता चंदन को गोल्ड कोर दायरे के शिखर पर स्थान दिया गया था। सीमा से 10 मील दूर ट्रैंक्विलिटी वन। कई आकृतियां पेड़ों की चोटी पर चुपचाप खड़ी प्रतीक्षा कर रही थीं। यहाँ वे आए। एक हट्टा कट्टा आदमी जिसके सिर पर अव्यवस्थित बाल थे। उसने अपनी आंखों से उनका पीछा किया। वाह! वाग्देवी एक बड़े पेड़ की चोटी पर बिपिन के साथ दिखाई दी। वाग्देवी ने उदासीनता से कहा, फिर मैं इसे आप पर छोड़ दूंगी। वाग्देवी, आपने हमें पहले नहीं बताया कि हमारा काम ब्लड फेदर टॉवर के खिलाफ लड़ना था। एक अलग थलग और दुबले पतले युवक ने कहा, कार्य पूरा करने के बाद 2 गुना पुरस्कार कैसा रहेगा? वाग्देवी ने अपनी ठंडी और उदास आंखों से चारों ओर देखा। ठीक है। अचानक वे विशेषज्ञ जो पहले असंतुष्ट महसूस कर रहे थे, अपनी आंखों में इच्छा लिए सिर हिला रहे थे। मैं चाहता हूं कि आप लोग ब्लड फेदर टावर के विशेषज्ञों को जब तक संभव हो सके रोकें। मुझे आपके लिए कुछ अतिरिक्त मददगार भी मिले हैं। इतना कहने के बाद वाग्देवी ने आकाश की ओर देखा, जहां 7 आकृतियां तेजी से उनकी ओर बढ़ीं। गोल्डन ड्रैगन पैलेस के गोल्डन ड्रैगन गार्ड जब चंदन ट्रैंक्विलिटी वन में आए तो उन्होंने न केवल पेड़ों की चोटी पर उन असाधारण आकृतियों को देखा, बल्कि उनकी तर्जनी उंगलियों पर सोने की अंगूठियां भी देखीं। उनमें से प्रत्येक ने गोल्डन ड्रैगन गार्ड का प्रतीक एक सोने की अंगूठी पहनी थी। सर चंदन उनके आगमन को देखकर बिपिन को सुखद आश्चर्य हुआ। भले ही वह वाग्देवी के पूर्ण नियंत्रण में थे, बिपिन चंदन ने उसकी ओर देखा और फिर वाग्देवी की ओर देखा। अचानक अजीब सी हो गई आंखों से, क्या तुम गीता हो? नहीं, तुम वह नहीं हो। तुम वाग्देवी हो। हाँ, मैं हूँ। वाग्देवी ने सिर हिलाया और सख्ती से कहा, चंदन, जब मेरी बड़ी बहन जीवित थी तो वह तुम्हारे प्रति बहुत दयालु थी और मेरे जीजाजी ने भी तुम्हें अपना विश्वासपात्र माना था। अब उनका बेटा खतरे में है। क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगे? चंदन का चेहरा काला पड़ गया और उसने गंभीर भाव से बिपिन की ओर देखा। इसे अभी ले जाओ। जहां तक ब्लड फेदर टॉवर के लोगों की बात है, मैं थोड़ी देर के लिए उन्हें रोकने की कोशिश करूंगा। चंदन ने धीमी आवाज में कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देने के बाद वाग्देवी ने अपने बगल वाले मोटे आदमी की ओर देखा और कहा कि चलो चलें। हाँ, उस हटे कट्टे आदमी ने सिर हिलाया और तुरंत बिपिन को लेकर वाग्देवी के साथ जंगल में कूद गया। लेकिन जैसे ही वे जंगल में कूदे, आकाश और पृथ्वी के बीच एक हंसी फूट पड़ी। हा गीता, तुम उस छोटे आदमी को कहाँ ले जा रही हो? क्या तुम मारक औषधि नहीं लेना चाहती हो? केवल मेरे पास मारक है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहीं रहो। आवाज बुराई से भरी थी। शब्द सुनने के बाद वाग्देवी को हल्की सी ठिठुरन महसूस हुई, लेकिन रुकने का इरादा नहीं था। हंसी के बाद जोरदार दहाड़ फूट पड़ी। साफ था कि दोनों पक्ष टकरा गए हैं। गोल्डन ड्रैगन गार्ड, ग्लेडिएटर एरेना के पुरुष, हमारी ब्लड फेदर टॉवर को रोकने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? ब्लड फेदर टॉवर के हम्फ कमीनों, क्या आपको लगता है कि हमारा ग्लेडिएटर एरेना आपसे डरता है? मारना, गर्जना और जयकार के साथ तुरंत युद्ध छिड़ गया। जंगल में, क्या वे लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं? बिपिन ने जब अपना सिर घुमाया तो उन्हें अपने पीछे कई काले कपड़े पहने लोग दिखाई दे रहे थे। उनमें से ज्यादातर ने चांदी के मुखौटे पहने थे और कुछ ने सुनहरे मुखौटे पहने थे। आखिर क्या हो रहा है? वे सभी लोग यहाँ हैं। तलवार के बारे में मार्क्विस मेंशन और एल्डर हरीश। बिपिन उत्सुकता से चिल्लाए। चुप रहो, वाग्देवी जोर से चिल्लाई। वह असहानुभूतिपूर्वक जारी रही, ये लोग तुम्हारे लिए आ रहे हैं। उनके
यहाँ आने का मतलब है कि स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी है। जहाँ तक एल्डर हरीश और अन्य की बात है तो वे मर चुके हैं। मृत बिपिन स्तब्ध रह गया। उन सभी पांचों ने स्कारलेट गोलियां निगल लीं। यह व्यक्ति के जीवन को खाकर उनकी ताकत को तेजी से बढ़ाती है। एक योद्धा अपने जीवन काल में केवल एक स्कारलेट गोली निगल सकता है, क्योंकि इसे लेने के बाद वे मरने के लिए अभिशप्त होते हैं। बिपिन को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि आखिरकार उन्हें समझ में आ गया कि स्कारलेट की गोली निगलने और इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाने से पहले उनकी ताकत इतनी क्यों बढ़ गई थी। क्यों बिपिन दहाड़ने से न रह सका? क्योंकि आपने तलवार आत्मा को जगाया और इस तरह चीजें। स्वॉर्ड सोल क्या है? बिपिन अभी भी चकित महसूस कर रहा था। उसे कुछ भी पता नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। ऐसा लगता है कि आपने ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, आप अभी जागे हैं। ये सामान्य है कि आपको पता नहीं है, लेकिन भविष्य में एक बार जब आपकी ताकत बढ़ जाएगी तो आप स्वॉर्ड सोल के अस्तित्व को नोटिस करेंगे। वाग्देवी ने कहा, क्या वे लोग मुझे सिर्फ इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि मैंने स्वॉर्ड सोल जगा लिया है? स्वॉर्ड सोल क्या है? बिपिन दहाड़ उठा। मुझे नहीं पता कि स्वॉर्ड सोल क्या है, क्योंकि न तो मैंने और न ही दूसरों ने इसे जगाया है। केवल एक ही जिसने इसे जगाया है, वह आपके पिता नागेंद्र, वाग्देवी ने लापरवाही भरे स्वर में कहा। क्या आप हमेशा ये जानना नहीं चाहते थे कि आपके पिता 4 साल के लिए क्यों चले गए पहले और बिना किसी खबर के गायब हो गया? बिपिन ने घूर कर जो कहा वह इसलिए था क्योंकि उसने स्वॉर्ड सोल को भी जगा दिया था। हाँ, वाग्देवी ने सिर हिलाया। लेकिन आप अलग हैं। आपके पिता ने गोल्ड कोर अवधि के दौरान स्वॉर्ड सोल को जगाया था। ये सुनने के बाद कि आपके पिता ने अपनी स्वॉर्ड सोल को जगा दिया है, ब्लड फेदर टॉवर आपके पिता को मारने के लिए आए। उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन उन्होंने आपके पिता को कम आंका। जिससे ऐसा हुआ, वह अचानक भाग गया और फिर आपके पिता को डर था कि कहीं आपको और स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन को दोषी न ठहरा दिया जाए। इसलिए वह चले गए और एक भगोड़े की तरह रहने लगे। और अब बिपिन ने झट से पूछा, अब आपके पिता को ब्लड फेदर टॉवर ने पकड़ लिया है। मुझे नहीं पता कि वह जीवित हैं या नहीं। वाग्देवी ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। आपको केवल अपने पिता की परवाह है। क्या आप अपनी माँ के बारे में नहीं पूछना चाहते? आपकी माँ। बोलते बोलते वाग्देवी के मन में अचानक तरकश आ गई और उसकी अत्यंत सुंदर आंखें शीघ्र ही हिंसा से लाल हो गईं। एपिसोड 37 दुखद। मेरी माँ, बिपिन ने उत्साह से पूछा। वह 12 साल की उम्र तक अपने पिता नागेंद्र के साथ बड़ा हुआ था। जब उसके पिता अचानक चले गए और कहीं नहीं मिले, जहां तक उसकी माँ का सवाल है, तो उसने उसे कभी नहीं देखा था और उसके पिता ने कभी उसका जिक्र भी नहीं किया था। इसलिए अब तक उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनकी माँ का नाम क्या है। आप जानते हैं कि मेरी माँ, बिपिन बस पूछने ही वाली थी, लेकिन अचानक वाग्देवी ने उसे सीधे उस मोटे आदमी के पास फेंक दिया जो उसके बगल में छटपटा रहा था। आप उस मोटे आदमी ने बिपिन को बहुत तेजी से लिया और उसी समय वाग्देवी की ओर देखा। हालांकि उसने जो देखा उससे उसे बहुत झटका लगा। वाग्देवी का पर्दा गिर गया था, जिससे एक भयानक चेहरा उजागर हो गया था जो पूरी तरह से शुद्ध था, जिसकी सतह पर नीली नसें उभरी हुई थीं, जैसे कि लाखों कीड़ों ने उसे काट लिया हो। वाग्देवी पागलपन और बुरी तरह से दहाड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अत्यधिक दर्द में है। धिक्कार है जहर। मोटा आदमी। बू का चेहरा उदास हो गया। यह न पहले हुआ, न बाद में, लेकिन अब अचानक हुआ। विश। बिपिन ने चौंककर वाग्देवी की ओर देखा। बिपिन। वाग्देवी के मुंह से अचानक एक पागल सी आवाज निकली। सुनो, तुम्हारी माँ गीता सेन कबीले की सबसे बड़ी बेटी थी। 3 साल पहले
तुम्हारे पिता को ब्लड फेदर टॉवर ने शिकार बनाया था, और कोई अन्य विकल्प नहीं होने पर वह भाग गए। सेन कबीला आपके पिता की रक्षा के लिए सेन कबीला ब्लड फेदर टॉवर के खिलाफ गया और उनके द्वारा भेजे गए सभी विशेषज्ञों का विरोध किया। अंततः आपकी मां की हत्या कर दी गई। आपके पिता को ब्लड फेदर टॉवर ने छीन लिया और हमारे सेन कबीले को खत्म कर दिया गया। सभी परिवारों का कत्लेआम कर दिया गया। केवल मैं ही भाग्यशाली था जो बच सका। इसलिए आपको याद रखना होगा, आप न केवल नागेंद्र के पुत्र हैं, बल्कि सेन वंश के अंतिम वंश के भी हैं। मेरे अलावा आपको अच्छी तरह से जीना होगा और बड़ा होना होगा। अपनी ताकत और क्षमता में सुधार करना होगा ताकि आप रक्त को नष्ट कर सके फेदर टावर और मेरे पूरे सेन कबीले का बदला लो। और वहां और वाग्देवी में पागलपन की अभिव्यक्ति थी, क्योंकि जहर के अत्यधिक दर्द के कारण उसके शब्द लगातार लड़खड़ा रहे थे। आपको ट्रिपल किल तलवार रखनी होगी। आपके पिता ने कहा था कि यह पूर्वजों की भूमि में प्रवेश का प्रतीक है। अंत तक वाग्देवी की आवाज पहले ही उन्मादी हो चुकी थी। जाओ बू, उसे ले जाओ और तुरंत चले जाओ। वाग्देवी अचानक दहाड़कर फिर चिल्लाए। बू ने वाग्देवी की आंखों में गहराई से देखा, फिर बिपिन को अपनी पीठ पर लाद लिया। मौसी, वह मेरी मौसी है। बिपिन को आखिरकार समझ आ गया कि वाग्देवी कौन थी। नहीं, मेरी मौसी को ले जाओ, हम साथ चलेंगे। एक बार जहर खा लेने के बाद वाग्देवी तुरंत अचेतन पागलपन में बदल जाएगी और वह हर किसी पर हमला कर देगी। यदि हम उसे अपने साथ ले जाएंगे तो हम में से कोई भी बच नहीं पाएगा, बू ने धीमी आवाज में कहा। फिर भी हम उसे पीछे नहीं छोड़ सकते, बिपिन चिल्लाया। बू ने उदास भाव दिखाया और बिपिन की गर्दन के पीछे तमाचा मारा, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गया। बेहोश बिपिन को लेकर बू तेजी से इलाके से भाग गई। जल्द ही ब्लड फेदर टॉवर से बैंगनी कोट पहने एक व्यक्ति को वाग्देवी मिली, जो पागल हो गई थी। हा, वाग्देवी, आओ और आज्ञाकारी रूप से मेरे पीछे आओ। बूढ़े कमीने, तुम्हारा भयानक अंत होगा। आधे दिन के बाद ट्रैंक्विलिटी फॉरेस्ट में नरसंहार अंततः शांत हो गया। युद्ध के मैदान में हर तरफ हड्डियां और लाशें थीं, और 1 दर्जन से अधिक काले कपड़े पहने हुए लोग और मुखौटे पहने हुए लोग वहां खड़े थे, जिसका नेतृत्व एक बैंगनी कोट वाला व्यक्ति कर रहा था। यहाँ तक कि 30 से अधिक चांदी नकाबपोश हत्यारों और 3 सोने नकाबपोश हत्यारों को भेजना भी लक्ष्य को मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। आधे से अधिक चांदी नकाबपोश हत्यारे मारे गए या घायल हो गए, और यहाँ तक कि सोने नकाबपोश हत्यारों में से एक की भी मृत्यु हो गई। इतने सारे नुकसान, तुम्हें इसके लिए क्या दिखाना है? बैंगनी रंग के आदमी की अभिव्यक्ति भारी हो गई। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। काले कपड़े वाला आदमी तुरंत उसके पीछे घुटनों के बल बैठ गया। आदेश भेजें, पूरे भारत प्रांत में स्कारलेट गिरफ्तारी वारंट जारी करें। आपको उसे ढूंढना ही होगा, भले ही आपको भारत प्रांत को पूरी तरह से उलट देना पड़े। बैंगनी रंग के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, उन काले लबादे वालों ने तुरंत उत्तर दिया। हालांकि हमने इस बार लक्ष्य को नहीं मारा। वाग्देवी को पकड़ना थोड़ा मायने रखता है, बैंगनी रंग का आदमी बुदबुदाया। वाग्देवी के साथ मुझे डर नहीं है कि नागेंद्र नहीं बोलेगा। दुखद युद्ध के बाद पूरी स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली खंडहर हो गई थी और माहौल बेहद निराशाजनक था। प्रत्येक लाश को केंद्रीय ड्रिल ग्राउंड के पीछे ले जाया गया, एक नज़र में 100 लाशें तक। स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली में बड़ी संख्या में शिष्य ड्रिल ग्राउंड के किनारे पर खड़े थे, 100 लाशों को देख रहे थे। उनमें से प्रत्येक का चेहरा बदसूरत था। मैंशन मास्टर, हताहतों की गिनती कर ली गई है। रिज मार्शल हॉल के एक बुजुर्ग ने शिवम के पास आकर कहा। ठीक है, फिर आगे बढ़ें।
शिभम का पीला चेहरा और उसके मुंह के कोने पर खून के निशान से पता चलता है कि वह स्पष्ट रूप से एक बड़ी लड़ाई से गुजरा था और गंभीर रूप से घायल हो गया था। आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के 8 विशेषज्ञों की मृत्यु हो गई। उनमें से 4 तलवार मंडप के 4 महान बुजुर्ग हैं। बाकी तलवार मंडप के सेवक हैं। उस बुजुर्ग ने कहा, वे सभी तलवार मंडप से हैं। शिभम की आंखों ने देखा और उसने फिर पूछा, मृत शिष्यों के बारे में क्या? स्पिरिट पाथ के 94 शिष्य मारे गए। उनमें से अधिकांश शिष्यों ने युद्ध में शामिल होने की पहल नहीं की। इसके बजाय उन्हें असहाय रूप से इसमें घसीटा गया। उनमें से सबसे छोटा केवल 12 वर्ष का था और उसने अभी अभी आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित की थी। बड़े ने उत्तर दिया, दुख की एक झलक के साथ। हताहतों की संख्या सुनकर शिभम सिर से पांव तक स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा हरा हो गया और फिर पीला पड़ गया। बहुत देर के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, इन्हें अच्छी तरह से दफना दो। ड्रिल ग्राउंड में कई अन्य लोग भी खड़े थे जो बहुत निराशाजनक लग रहे थे। वे ग्लेडिएटर एरेना के चंदन और अन्य थे, लेकिन चंदन के पीछे चलने वाले सोने के लबादे वाले नौकर 6 से घटकर 3 हो गए थे। चंदन जमीन पर फैली लाशों को देख रहा था और उसका दाहिना हाथ उसकी बाईं आस्तीन को छूने से खुद को नहीं रोक सका, जो खाली थी और खून से लथपथ थी। प्रभावशाली रूप से उसकी एक बाह नहीं थी। नागेंद्र और गीता, मैं अब आपके प्रति कृतज्ञता का ऋणी नहीं हूँ। इस दिन अचानक युद्ध छिड़ जाने से इसमें शामिल सभी दलों की सेनाओं को भी इसके परिणाम के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली में स्वॉर्ड पवेलियन के 4 महान बुजुर्गों की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो गई थी तलवार मंडप के 4 सेवकों और आत्मा पथ के लगभग 100 सामान्य शिष्यों को भी फंसाया गया और मार डाला गया, जिनमें से सबसे छोटा केवल 12 वर्ष का था। स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली अनगिनत घायलों से भरी हुई थी। ग्लेडिएटर एरेना के 6 सोने की पोशाक पहने नौकरों में से 3 की मृत्यु हो गई और अन्य 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। चंदन ने अपना एक हाथ खो दिया था। वाग्देवी को जीवित पकड़ लिया गया। युद्ध कितना दुखद था। इस युद्ध का स्रोत बिपिन की तलवार आत्मा का जागरण था। एपिसोड 38। एक खूनी झगड़ा। ट्रैंक्विलिटी फॉरेस्ट के अंदर कुछ 100 मील दूर एक अज्ञात पहाड़ी पर एक गुफा में बिपिन दिन भर बेहोश रहने के बाद धीरे धीरे जाग उठा। लड़के, क्या तुम जाग रहे हो? झबरे बालों वाली बू उसके पास बैठी बारबेक्यू करने के लिए कोयले जला रही थी। उसने मांस का एक टुकड़ा बिपिन की ओर फेंका और कहा, इतनी देर तक बेहोश रहने के बाद तुम भूखे हो गए होंगे। चलो, उन्होंने कहा, मेरा नाम सिमा बू है लेकिन लोग मुझे बू कहते हैं। आप मुझे बड़ा भाई बू कह सकते हैं। भाई बू, बिपिन ने आवाज लगाई और तुरंत पूछा कि मेरी माशी कहाँ है? वाग्देवी सिमा बू ने अपना सिर हिलाया और गहरी आह भरी। उसे ब्लड फेदर टॉवर द्वारा पकड़ा जाना चाहिए था। वे हृदयहीन और क्रूर हैं। उसका एक चिपचिपा अंत हो जाएगा। बिपिन को कोसा। लड़के, तुम्हारा नाम बिपिन है, ठीक है, यद्यपि तुम युवा हो। तुमने ब्लड फेदर टावर को तुम्हें मारने के लिए इतने सारे लोगों को नियुक्त करने के लिए बाध्य किया है। सिमा बू ने आह भरते हुए कहा, लेकिन लगता है कि तुम घाटे में हो। हाँ, मैं इस बात से हैरान हूँ कि अब तक मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैंने अपनी तलवार वाली आत्मा को जगा लिया है, इसलिए वे मेरा पीछा करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने कई साल पहले मेरे पिता का पीछा किया था। इसीलिए उन्होंने तलवार मार के इस हवेली छोड़ दी। लेकिन तलवार वाली आत्मा क्या है? बिपिन ने भौहें चढ़ा लीं। स्वॉर्ड सोल, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। लेकिन अगर ब्लड फेदर टावर इस स्वॉर्ड सोल के कारण आपको और आपके पिता को इतनी लापरवाही से मारना चाहता है और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सेन कबीले का भी वध कर दिया है, तो यह महत्वपूर्ण होना चाहिए।
सिमा बू ने कहा। सबसे बड़े भाई बू, चूंकि आपका मेरी माशी के साथ गहरा रिश्ता है, इसलिए आपको उनके सेन कबीले और ब्लड फेदर टॉवर के बारे में कुछ पता होना चाहिए। कृपया मुझे कुछ बताएं, बिपिन ने गंभीरता से अनुरोध किया। हम एक साथ कई साहसिक यात्रा पर रहे हैं और हम डेमन और पाइथियास की तरह थे, लेकिन मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। हालांकि मैं सेन कबीले और ब्लड फेदर टॉवर के बारे में कुछ जानता हूँ। सिमा बू ने तुरंत उत्तर दिया। जब ब्लड फेदर टॉवर और सेन कबीले की बात आती है तो हमें देवभूति राजवंश के सामान्य पैटर्न से शुरुआत करनी होगी। देवभूति राजवंश के पास 16 प्रांतों के साथ एक विशाल क्षेत्र है और प्रत्येक प्रांत में कई कमांडरियां हैं। उदाहरण के लिए भारतवर्ष में 108 कमांडरियां हैं और बिशुई कमांडरी उनमें से केवल एक है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि देवभूति राजवंश कितना विस्तृत है। हालांकि आप जिस स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली से संबंधित हैं, पूरे देवभूति राजवंश की तुलना में ये सबसे शक्तिशाली है। यह इतना कमजोर है कि इसे तीसरे दर्जे की शक्ति भी नहीं माना जा सकता। बिपिन की आंखों में एक अद्भुत चमक दिखाई दी, लेकिन वह जल्द ही गायब हो गई। वास्तव में ये केवल बिशुई कमांडरी में था कि स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन एक शीर्ष शक्ति थी। पूरे देवभूति राजवंश में ऐसा नहीं था। यहाँ तक कि भारतवर्ष में भी स्वॉर्ड मार्क्विस की हवेली की तुलना में अनगिनत शक्तियाँ अधिक शक्तिशाली थीं। उदाहरण के लिए लीजेंड स्वॉर्ड संप्रदाय। भारत में 5 संप्रदायों में से एक वॉश कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन से की जा सके। देवभूति राजवंश में 3 आधिपत्य गोल्डन ड्रैगन पैलेस, ग्लेडिएटर एरिना और ब्लड फेदर टॉवर सिमा बू जारी रहे। गोल्डन ड्रैगन पैलेस का शासक देवभूति राजवंश का सम्राट है। गोल्डन ड्रैगन पैलेस की शाखाएं पूरे देवभूति राजवंश में पाई जा सकती हैं। हालांकि इसकी शक्ति बहुत अधिक है। यह मेरे और आपकी माशी वाग्देवी जैसे गोल्डन ड्रैगन गार्ड द्वारा नियंत्रित नहीं है। वाणिज्य के सबसे बड़े चैम्बर ग्लेडिएटर एरेना की शक्ति देवभूति राजवंश में हर जगह है। ऐसा कहा जाता है कि ग्लेडिएटर एरेना को शाही घराने का समर्थन प्राप्त है, जो कि राजकुमार होना चाहिए। आखिरी वाला ब्लड फेदर टॉवर है। देवभूति राजवंश के आसपास घूमने वाला हर कोई ब्लड फेदर टॉवर के बारे में जानता है और उससे डरता है। यह जनता द्वारा मान्यता प्राप्त नंबर 1 हत्यारा संगठन है। इसमें बड़ी संख्या में अदृश्य हत्यारे हैं। इन हत्यारों को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है। तांबे, चांदी, सोने और बैंगनी चांदी के मुखौटों की आमतौर पर खेती होती है। गोल्ड कोर दायरे में सोने के मुखौटे गोल्ड कोर दायरे के चरम पर हैं और बैंगनी मुखौटे पौराणिक शून्य दायरे में सर्वोच्च विशेषज्ञ हैं। इस बार दर्जनों चांदी नकाबपोश हथियारों और 3 सोने नकाबपोश हथियारों ने हमारा पीछा किया। मैंने भयानक ताकत वाले 3 आधिपत्यों के बारे में बात की, जो देवभूति राजवंश के पहले सोपानों में खड़े थे। प्राचीन 8 कुल उनके बाद दूसरे स्थान पर थे। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देवभूति राजवंश की स्थापना के बाद से 8 कुलों का अंत हो गया था। उनमें से एक सेन वंश का 3 साल पहले सफाया हो गया था, जिसने पूरे देवभूति राजवंश को हिलाकर रख दिया था। सभी शक्तियां इस कारण को जानने के लिए उत्सुक थीं। हालांकि वे आपके पिता को शरण देने के कारण मारे गए, सिमा बू ने कहा। और आह भरी मेरी माशी के बारे में क्या? उसके शरीर में जहर के बारे में क्या? बिपिन उदास लग रहा था। इसे दिल दहलाने वाला जहर कहा जाता है और यह इतना जहरीला होता है कि एक व्यक्ति को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जब मैंने उसे 3 साल पहले देखा था तो उसे जहर दिया गया था और यह कभी कभी उस पर हमला करता था। जब ऐसा होता था तो उसे अभूतपूर्व दर्द होता था जो सीधे उसके दिमाग को नष्ट कर देता था। वह मना कर देती थी। उसके रिश्तेदारों या दोस्तों से कोई लेना देना नहीं है।
केवल पागलपन से हत्या करना समझ रहा हूँ। मैंने इसे कई बार देखा है, ये बहुत दुखद है। जहर का हमला बिना किसी नियमितता के अचानक प्रकट होता है। वह इस बार आपको बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा हुआ कि जहर ने हमला कर दिया। अफसोस, सीमाबू ने धीरे से आह भरी और धीरे से कहा, जहर उसे तुरंत पागलपन में डाल देता है। अगर हम उसे ले जाते तो हम ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए बच गए। ये कहते हुए सीमाबू का चेहरा पीला पड़ गया। वह और वाग्देवी एक साथ कई चीजों से गुजरे थे और उनके बीच एक गहरा रिश्ता था। जब तक कोई विकल्प न हो, वह उसके बिना कभी नहीं जाता था। बिपिन ने पूछा, मेरी मासी को किसने जहर दिया? मुझे पता है कि यह भारत वॉश में ब्लड फेदर टॉवर का हॉल मास्टर था। इस बार सीमाबू ने कहा, वह हत्यारों में से एक था। गुड, मैं उसे याद रखूंगा। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि ब्लड फेदर टावर भी। बिपिन ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में अभूतपूर्व हत्या का इरादा भर आया। वह पहले अपना कुछ नहीं जानता था, लेकिन अब वह सब कुछ जानता है। उनकी मां सेन कबीले की पहली बेटी थी। उनके पास सेन कबीले का खून था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने सेन कबीले के खून के झगड़े को सहन किया। अपने पिता की रक्षा के लिए पूरे सेन कबीले को मार डाला गया। उसके पिता, जिन्हें ब्लड फेदर टावर ने पकड़ लिया था, जीवित या मृत हो सकते थे। ब्लड फेदर टावर द्वारा सताई गई उसकी मासी गंभीर दर्द से पीड़ित थी। अब उसे बचाने के लिए वह उनके द्वारा पकड़ ली गई थी। उसकी तलवार आत्मा के जागने के साथ ब्लड फेदर टावर के विशेषज्ञ पहली बार उसे मारने आए थे। सभी अपराधी ब्लड फेदर टावर से थे। एपिसोड 39, अपरिहार्य नेट। बिपिन की ओर से हत्या के इरादे को महसूस करते हुए सीमाबू चुपचाप अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। वह ब्लड फेदर टावर के प्रति बिपिन की हत्या के इरादे को समझ सकता था, लेकिन ब्लड फेदर टावर इतना शक्तिशाली था कि हर कोई उसे उकसा नहीं सकता था। गुफा में बैठे हुए बिपिन ने अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे अपने जबरदस्त हत्या के इरादे को उस अत्यधिक क्रोध से रोका जो उसने मूल रूप से महसूस किया था। ये स्पष्ट था कि उसने पहले ही खुद को शांत कर लिया था। मेरे लिए ब्लड फेदर टावर एक वास्तविक विशालकाय है और मैं अपनी वर्तमान ताकत में उनका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अभी सहना होगा। छुप छुप कर सहें और इंतजार करें। बिपिन ने उसके हाथों को इतनी कसकर पकड़ रखा था कि उसके नाखून उसकी हथेली में गड़ गए जब तक कि उससे खून नहीं बहने लगा। यद्यपि उसका हृदय हत्या के इरादे से भरा हुआ था, फिर भी उसे अपनी तेज धार को नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। बदला लेने के अलावा मुझे इन सब बातों को स्पष्ट करने का उपाय भी खोजना है। बिपिन गुर्राया। हालांकि अब वह अपनी स्थिति और अपने कंधों पर भारी खून के कर्ज को जानता था, फिर भी उसके दिल में कई संदेह थे। उदाहरण के लिए, पृथ्वी पर स्वॉर्ड सोल क्या थी? ब्लड फेदर टावर ने उसे और उसके पिता को मारने की कोशिश क्यों की थी, जिन्होंने हर चीज की परवाह किए बिना अपनी तलवार की आत्मा को जगाया था? इसके अलावा पूर्वजों की भूमि कौन सी थी जिसके बारे में उनकी मासी वेगदेवी ने उन्हें अपने अंतिम शब्दों में बताया था? ऐसे कई संदेह थे जिनका उसे धीरे धीरे पता लगाने की आवश्यकता थी। ताकत। अंतिम विश्लेषण में मेरी ताकत इतनी कमजोर थी कि मेरे पास ब्लड फेदर टावर के खिलाफ खड़े होने की कोई क्षमता नहीं थी। जब उसने मुझे मारने के लिए मेरा पीछा किया, मैं केवल अपनी मासी और बड़े हरीश की मदद से सौभाग्य से बच गया, जिन्होंने मेरे लिए खुद को बलिदान कर दिया। अगर मेरी ताकत इतनी होती कि ब्लड फेदर टावर मुझसे डरता और मुझे अपमानित करने की हिम्मत भी नहीं करता, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ताकत, ताकत। बिपिन मन ही मन पागलों की तरह गुर्राने लगा। उसे ताकत की इतनी प्यास कभी नहीं हुई थी जितनी अब है। इससे पहले भी जब मेघना ने उसे धोखा दिया था, तब भी वह इस स्थिति तक नहीं आया था। आखिरकार उसने अपने पिता
की गरिमा के लिए और तलवार मंडप की गरिमा के लिए मेघना के साथ लड़ाई की, लेकिन ब्लड फेदर टॉवर के साथ यह एक खूनी झगड़ा था जो मृत्यु तक कभी नहीं रुकेगा। शक्ति की ऐसी अभूतपूर्व चाहत में स्वयं बिपिन को भी यह एहसास नहीं हुआ कि उस क्षण उनके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति उभर आई थी और स्वर्गीय निर्माण कौशल स्वाभाविक रूप से काम कर रहा था। स्वर्गीय निर्माण कौशल दावा करने की तकनीक। अचानक ओम, बिपिन का शरीर अचानक कांप उठा। उसकी आंखों में पहले आश्चर्य का भाव था। क्या दिव्य पथ का 9वां स्वर्ग टूट गया है? ये बहुत अविश्वसनीय है। यहाँ तक कि बिपिन ने भी नहीं सोचा था कि उनकी साधना स्वाभाविक रूप से सफल होगी, जबकि वह ताकत की अभूतपूर्व इच्छा से भरे हुए थे। ये ज्ञात होना चाहिए कि कुछ ही दिनों पहले उन्होंने 8वीं कक्षा में खुद को बढ़ावा देने के लिए बड़ी मात्रा में आदिम आध्यात्मिक तरल पदार्थ को अवशोषित करने पर भरोसा किया था। दिव्य पथ का स्वर्ग। और अब कुछ ही दिनों बाद सीधे तौर पर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दैवीय पथ का 9वां स्वर्ग आम योद्धाओं के गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के बराबर था, ताकि ताकत पर स्वर्गीय निर्माण कौशल के लाभ के साथ साथ भले ही वह आत्माभक्षी गुप्त कौशल का उपयोग न करे, उसकी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर नहीं होगी। मेघना की तुलना में जिसने गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र का शिखर हासिल किया था, उसकी ताकत फिर से बढ़ गई थी। स्वर्गीय निर्माण कौशल इतना अद्भुत है कि बिपिन ये सोचने से खुद को रोक नहीं सका और अपने भविष्य के विकास को लेकर अधिक आश्वस्त था। ब्लड फेदर टावर वास्तव में अब उसके लिए एक विशालकाय था, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी मासी सेन कबीले के 4 बुजुर्ग और वे सभी निर्दोष लोग जिन्हें मेरे लिए इस लड़ाई में फंसाया गया है। मैं बिपिन आपको यह आश्वासन देने के लिए खुद को दांव पर लगाऊंगा कि अपने जीवन काल में मैं निश्चित रूप से ब्लड फेदर टॉवर का वध करूंगा और उखाड़ फेंकूंगा। मैं तुमसे बदला लूंगा। ठंडी आंखों वाले बिपिन के मन में एक दृढ़ संकल्प था जो उसके खून में गहराई तक समा गया था। अगली सुबह लड़के, तुम यहीं रुको और मेरा इंतजार करो, जब तक मैं जानकारी के लिए मछली पकड़ने के लिए आसपास के शहरों में जाऊं। सिमाबू ने कहा। ठीक है, बिपिन ने सिर हिलाया। वह ये भी जानता था कि ब्लड फेदर टॉवर पड़ी हुई चीजों को नहीं उठाएगा। बिपिन गुफा में अकेले रहे और चुपचाप खेती करते रहे। लगभग 1 घंटे के बाद सिमाबू वापस आ गई। भाई बू, कैसा चल रहा है? बिपिन ने तुरंत पूछा। स्थिति उससे कहीं ज्यादा खराब है जितना मैंने सोचा था। कि मैं पास के एक शहर में घूम रहा था और ब्लड फेदर टॉवर से कम 10 हत्यारे थे जिनके बारे में मुझे पता था, और साथ ही उनके बारे में भी पता था जो अंदर गहराई में छिपे हुए थे। इसलिए वहां और भी बहुत कुछ होना चाहिए था, नहीं मिला। और मैं गोल्डन ड्रैगन पैलेस के एक गुप्त खुफिया स्टेशन पर गया और पता चला कि ब्लड फेदर टॉवर ने आपके लिए स्कारलेट गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अब ब्लड फेदर टॉवर के कई स्काउट्स सभी बड़े शहरों में छिपे हुए हैं और केवल इंतजार कर रहे हैं आपके प्रकट होने के लिए। सिमाबू ने गंभीरता से कहा। ये कहा जा सकता है कि ब्लड फेदर टॉवर ने बाशुई कमांडरी में यहाँ तक कि पूरे भारत प्रांत में एक मजबूत जाल बना रखा है। इसलिए यदि आप सामने आए तो आपको संघर्ष करने की क्षमता के बिना और ब्लड की खुफिया क्षमताओं के साथ ब्लड फेदर टॉवर के विशेषज्ञों द्वारा मार दिया जाएगा। फेदर टावर, भले ही आप मुखौटा लेकर आएं या अपनी उपस्थिति छिपाएं, जब तक कि थोड़ी सी भी कमी या निशान हो, वे आपको तुरंत नोटिस कर लेंगे। मैं इस कार्य को पूरा करने के लिए आपको बाशुई कमांडरी में गोल्डन ड्रैगन पैलेस में वापस लाने जा रहा था, लेकिन अब यह असंभव लगता है। सिमाबू ने कहा। मैं अभी बाशुई कमांडरी में नहीं रह सकता, बिपिन ने धीमे स्वर में कहा। भारत प्रांत भी सुरक्षित नहीं है। मुझे जल्दी से निकल जाना चाहिए। आप सही हैं, सिमाबू ने सिर हिलाया।
मुझे वापस लौटते समय इसका एहसास हुआ। अभी ब्लड फेदर टॉवर मुख्य रूप से भारत प्रांत के अंदर आपको मारने पर केंद्रित है, जहां आपके लिए जीवित रहना मुश्किल है, लेकिन अन्य प्रांतों में आपके पास अभी भी रहने के लिए जगह है, और सबसे अधिक भारत प्रांत के आसपास के क्षेत्र में स्थित बांग्लादेश प्रांत आपके लिए उपयुक्त है। बांग्लादेश प्रांत मुख्य प्रांतों में से एक है जहां ग्लेडिएटर एरेना संचालित होता है, इसलिए ब्लड फेदर टॉवर की सेनाएं वहां बहुत मजबूत नहीं हैं। यह आपके लिए जाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है, लेकिन बाशुई कमांड्री से बांग्लादेश प्रांत तक की सड़क अपेक्षाकृत लंबी है और इसे पार करने की आवश्यकता है अंधेरे जंगल के माध्यम से। डार्क फॉरेस्ट बिपिन ने थोड़ा घूर कर देखा। उन्होंने डार्क फॉरेस्ट के बारे में भी सुना था, जो भारत प्रांत और बांग्लादेश प्रांत के बीच एक विशाल जंगल है। यह आध्यात्मिक जानवरों और संकट से भरी एक खतरनाक जगह के रूप में प्रसिद्ध था। फिर मैं बांग्लादेश प्रांत जाऊंगा, बिपिन ने गंभीरता से कहा। जहां तक अंधेरे जंगल की बात है तो मैं अभी वहां से गुजरा हूं। हाँ, आप युवा हैं, लेकिन आप में बहुत साहस है। चिंता न करें, मैं आपके साथ बांग्लादेश प्रांत जाऊंगा और आपको अंधेरे जंगल में सुरक्षित ले जाऊंगा। सीमा बू हंस पड़ी। तुम्हारे बिना भी मुझे अभी भी अंधेरे जंगल से गुजरना है। बिपिन की आंखें ऊर्जा से चमक उठीं। बांग्लादेश प्रांत उसके जीने का एकमात्र मौका था और कोई भी उसके जीवित रहने के रास्ते में नहीं खड़ा हो सकता था।